तो प्यारे बच्चों, आज हमारे साथ हैं मिस्टर भूपेंद्र सिंह सोलंकी सर, जिनको बीएसएस सर कोटा के नाम से जाना जाता है। इनके पास 18 साल का अपना अनुभव है कोचिंग इंडस्ट्री का। बहुत बड़ी बड़ी सारी कोचिंग्स में इन्होंने पढ़ाया है बच्चों को और मार्गदर्शन दिया है। तो आज हम नीट एग्जाम के बारे में, नीट 2026 के बारे में बात करने वाले हैं, कैसे पेपर देना चाहिए और किन पॉइंटर्स का बच्चों को ध्यान रखना चाहिए। सो वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू रीना मैम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। कोशिश करेंगे कि आज बच्चों के एग्जाम से रिलेटेड जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सके और उनकी कुछ हेल्प हो सके। थैंक यू सर। सो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सर, क्योंकि बच्चों के पास सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि इस बार रीनीट हो रहा है बेसिकली, तो इन बचे हुए 2 दिन में बच्चों का सबसे पहले क्या रूटीन होना चाहिए और किन बातों का उनको ध्यान रखना चाहिए? देखो मैम, लास्ट 2 डेज में तो अब ये है कि बच्चे को जो प्रिपरेशन करनी थी वो लगभग कर चुका है और अब तो लास्ट 2 दिन बचे हुए हैं। आज हम शूट कर रहे हैं तो अब 2 दिन बाद एग्जाम है, तो अब 2 दिनों में बच्चे को रिलैक्स रहना चाहिए और जो उसका रूटीन है, डेली रूटीन इस तरह का होना चाहिए कि स्ट्रेस ना आए, स्लीप अच्छी ले, खाना पीने में थोड़ा ध्यान रखें। मौसम में, वेदर में बदलाव हो रहा है तो इसका भी ध्यान रखें। कभी बारिश हो रही है, कभी गर्मी हो रही है, कभी क्या हो रहा है, तो थोड़ा अपनी हेल्थ का ध्यान रखें क्योंकि वो दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है उसकी लाइफ में। तो कोशिश करें कि अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें और टेंशन ना लें। बस अब जो प्रिपरेशन उसने कर ली थी वो ठीक है, उसके आगे जो भी होना है एग्जाम में, अब बस उसको लेकर रिलैक्स रहिए कि अच्छा ही होगा, कुछ खराब नहीं होगा। बिल्कुल सही बात सर, आपने स्ट्रेस की बात बहुत सही कही है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम पूछते हैं बच्चों से रिलेटेड, जो कि सर है, जिन छात्रों ने पहले वाला पेपर दिया था उन्हें इस बार अपनी स्ट्रैटेजी में क्या बदलाव करना चाहिए? जैसे कि हमने सुना है कि 2026 का भी पेपर इजी आया है, तो कैसे, मतलब क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए बच्चों को पेपर देने के लिए? हाँ, 26 का पेपर इजी था और 2025 का पेपर स्पेशली फिजिक्स का काफी टफ आया था। तो अब जैसे मेरी लगातार बच्चों से बात होती रहती थी, तो 25 के पेपर के बाद कई बच्चे पैनिक में आ गए थे कि 26 में भी ऐसा ही होगा क्या, और ऐसा होगा तो फिर हम कैसे कर पाएंगे सर। सही बात है। तो उस समय भी हम यही कहते थे कि ठीक है, वो 24 में कुछ हुआ था विवाद एनटीए का और उसमें काफी सारे बच्चों के 720 मार्क्स आए, तो ऐसा लग रहा था कि एनटीए पेपर कुछ ऐसा सेट करेगा कि इस बार 720 तो स्कोर नहीं कर पाए स्टूडेंट। हमने बच्चों को ये बोला था कि 26 में ऐसा नहीं होगा, आप परेशान ना हो, और इजी टू मॉडरेट पेपर रहता है एक नीट एस्पिरेंट के लिए। तो अब जब रीनीट हो रहा है तो बच्चों को फिर से वही डाउट आ रहा है कि सर अब कैसा आएगा, टफ आएगा क्या, क्योंकि अभी फिर वही 24 वाला माहौल चला, पेपर लीक हुआ है ना, उस तरह का डिस्कशंस हुआ। तो अब देखो, मेरा टेक तो यही है कि मुझे नहीं लगता बहुत टफ पेपर आएगा। उसका रीजन ये है कि ये पैनिक वैसे भी अब बच्चों में थोड़ा सा आगे रखा कि भाई रीनीट हो रहा है, तो बच्चा अब इस 1 महीने में जैसे जैसे अपने को संभाल के वापस पेपर देने जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई अच्छी चीज होगी कि उसको टफ पेपर दिया जाए, परेशान किया जाए। पेपर का लेवल मुझे लगता है मोर और लेस वही होना चाहिए जो लास्ट आया है 26 का। तो अपनी प्रिपरेशंस पे पूरा कॉन्फिडेंस रखें और आपने जैसी तैयारियां की थी, और अगर आपने कुछ गलतियां की हैं पिछले पेपर में तो वो थोड़ा एनालाइज कर लेना चाहिए था। जो बच्चे हमसे कनेक्टेड हैं हमको बोल चुके थे कि बेटा आपसे जो भी मिस्टेक्स हुई हैं एग्जाम में, आपको लग रहा है कि किस वजह से आपके मार्क्स कम रह गए हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ रीजंस। जैसे कई बार क्या होता है, बच्चा पेपर पूरा ढंग से अटेम्प्ट नहीं कर पाता है, कई बार ओएमआर की मिस्टेक्स उसकी रहती हैं, कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक्स रहती हैं, तो देयर आर लॉट्स ऑफ वेज इससे मार्क्स डिडक्ट होते हैं। तो हम बच्चों को यही बोलते हैं कि भाई आप थोड़ा सा उस पर अपनी गलतियों पे काम करो, उसको एक बार रिवाइज करके जाओ कि यार मुझसे क्या गलतियां हुई थी, वो रिपीट नहीं करनी है। तो इससे काफी अच्छा मार्क्स में उसके इंक्रीज देखने को मिल सकता है। ठीक है सर, ठीक है। और सर आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आप सभी लोग जानते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कंपैरिजन कर रहे हैं सोशल मीडिया पे और डिस्कशन देखकर स्ट्रेस ले रहे हैं। आप उन्हें क्या एक प्रैक्टिकल एडवाइस देना चाहेंगे? देखो मैम, स्ट्रेस इस वजह से तो नहीं लेना चाहिए कि उसके मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं मेरे कम आ रहे हैं, है ना। आपकी अपनी प्रिपरेशन है, आप एक जोन में काम करते हो। हम जब क्लास में पढ़ाते हैं तो बच्चे को यही बोलते हैं कि बेटा आप पहचान लो कि आप किस जोन के लिए बनेंगे। मतलब ऐसे लिमिटेशन नहीं देते उसको, पर जैसे हम बोलते हैं कि सपोज किसी को लगता है कि यार मैं तो टॉप 10 में आना चाहता हूँ, या यार टॉप 10 मेरी चाहिए, तो यार ये आप जब एग्जाम दोगे और आप जब प्रिपरेशन करते हो, आपके मार्क्स आते हैं, तो आपको खुद आइडिया लगता है कि भाई आप उस लेवल के लिए हो या नहीं हो।
कई बार बच्चे को लगता है कि मैं टॉप 500 में आ जाऊँ, है ना, तो ठीक है, ये डिसेंट उसका थॉट है कि मैं प्रिपरेशन इस तरीके से करूँ कि 500 में आ जाऊँ। तो आप कभी भी अपने लिए बहुत हाई अगर चीज़ों को सेट कर लोगे, तो अब ये इट इज अप टू यू कि आप कर पाते हो नहीं कर पाते हो। भाई अगर वो मेरे पास स्कोर लेके आएगा कि सर मेरे टेस्ट के स्कोर्स आ रहे हैं और मेरे से कुछ आप डिस्कस कर लो या मेरे से कुछ बात करो और मुझे बता दो कि मैं किस लेवल पे पढूं, क्या करूं, क्या सोचूं क्या ना सोचूं, तो फिर हम बता देते हैं कि बेटा देखो आप इस तरह से तैयारी करो और आप इन एरियाज में इंप्रूवमेंट करो। अब आप किसी के मार्क्स देख लो, सपोज कोई स्कोर कर रहा है 700 आ रहा है, किसी के 720 में से, तो बेटा आपको नहीं पता ना कि भाई वो 700 लाने के लिए कब से प्रिपरेशन कर रहा है। हो सकता है कि वो पीएनसीएफ यानी 7th 8th 9th 10th से ही तैयारी कर रहा है और उसे 5-6 साल हो गए हो तैयारी करते करते और अब वो इस लेवल पे पहुंच गया है कि वो बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है। और कई बार तो सर ऐसा भी होता है कि बच्चे झूठ भी बोल देते हैं। हाँ, झूठ भी बोलते हैं। दूसरा ये है कि चलो ठीक है, आप ही कोचिंग का बच्चा है, आप ही क्लास का स्टूडेंट है और उसके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तो अब आपको नहीं पता ना वो किस लेवल पढ़ा हुआ है। आप अपने आप को सुधारो कि भाई मेरे सपोज किसी स्टूडेंट के आ रहे हैं 550 560, तो वो इनफ नहीं है, तो आप कोशिश करो कि 600 तक पहुंचो। छोटे-छोटे टारगेट रखो, किसी से कंपेयर मत करो, ये तो मतलब फालतू वाली चीज है, ऐसा करने से कुछ फायदा नहीं होने वाला, उड़ने से कुछ नहीं होने वाला। आप अपने आप में इंप्रूवमेंट करो और हर बार कुछ बढ़ाने का कोशिश करो। लेकिन अब वो टाइम चला गया है, तो किसी को मत देखो, खुद को देखो, लास्ट पेपर में क्या किया था, और टारगेट ये रखो कि अगर आप उस रेंज में नहीं थे जो सिलेक्शन की रेंज थी, उस रेंज में आए, और अगर आप उस रेंज में थे तो फिर आप रैंक के लिए जी ये कोशिश करो। थैंक यू सर, थैंक यू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं और किसी बच्चे ने मेरे से पूछा है सर कि एग्जाम के दिन एक दिन पहले और एग्जाम के दिन एक आइडियल रूटीन उनको क्या फॉलो करना चाहिए, सेंटर पे क्या उनको जाना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए बेसिकली? देखो मैम, अभी तो जो एग्जाम हो रहा है ना उसमें एनटीए ने कोशिश ही की है कि जो बच्चा जिस सिटी में है तो उसको वहीं पे उसको सेंटर दे दिया जाए जी। तो अगर आप उसी शहर में हैं तो कोशिश कर लें कि एक दिन पहले सेंटर विजिट करिए, देखें, है ना, क्योंकि आपने जो तैयारियां करनी थी, प्रिपरेशन करनी थी, वो तो लगभग हो गई है, तो एक बार उसको जरूर विजिट कर लो, आप रूट देख लो उसका कैसा क्या है ताकि टाइम से निकल सके। और अगर आप आसपास के किसी गांव में या कस्बे में रह रहे हैं और आपका सेंटर थोड़ा दूर आया है तो स्पेशली आपको एक दिन पहले उसको देखना ही चाहिए या फिर उसके नज़दीक पहुंच जाओ। सपोज आपका सेंटर 100 किलोमीटर दूर है या 80-70 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर है, तो आप कोशिश करो कि उसके आसपास पहुंचे। ये ना सोचे कि उसी दिन हम सेम डे 100 किलोमीटर ट्रेवल करेंगे, ये स्ट्रेस नहीं लेना है आपको। और दूसरा, जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि 1-2 दिन पहले आपको मस्त रहना है, अच्छा खाना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, नींद प्रॉपर लेनी है, अच्छे से सोना है, इंपॉर्टेंट बात बताई सर आपने। ज़्यादा सोचना नहीं है क्योंकि अब कर ली हमने प्रिपरेशंस, अब बस मस्त रह के एग्जाम देंगे। जितना ज़्यादा सोचोगे, ओवर थिंकिंग करोगे, उतना चीज़ें आपके लिए बिगड़ सकती हैं। बिल्कुल सर, तो बेसिकली नींद अच्छे से लेनी है, खाना पीना बाहर का नहीं खाना है बच्चों, घर का अपना बना हुआ सादा सिंपल भोजन खाना है आपको। और जो भी बातें सर ने बताई उन चीज़ों का ध्यान रखना है। आगे हम बात करेंगे कि सर अगर पेपर एक्सपेक्टेड से डिफिकल्ट आ जाए तो कुछ क्वेश्चंस अनफेमिलियर लगे तो एग्जाम हॉल में पैनिक को कैसे कंट्रोल करेंगे इसके लिए? देखो मैम, एग्जाम हॉल में पैनिक की सिचुएशन ज़्यादातर उस बच्चे के साथ आती है जो अनप्लान्ड होके जाता है। बहुत सारे बच्चे जो रेगुलर किसी अच्छी कोचिंग से जुड़े हुए होते हैं वो लगातार पेपर दे रहे होते हैं ना, उनके मॉक टेस्ट होते हैं, टेस्ट पेपर्स होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का क्या होता है ना, एक पर्टिकुलर पैटर्न बन जाता है, स्ट्रेटजी हो जाती है उनकी कि मैं ऐसे एग्जाम देने वाला हूँ, तो लगभग वो स्ट्रेटजी को फॉलो करके ठीक स्कोर कर रहा होता है। तो अगर एग्जाम में वो उसी स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहा है और कुछ क्वेश्चन उसे लगता है कि यार आउट ऑफ द सिलेबस उसे लग रहे हैं या ऐसा लग रहा है कि मेरी रेंज के बाहर है, तो वो इतना पैनिक नहीं होगा। पैनिक वही होगा जो अनप्लान है। अब अगर आपको लग रहा है, फिर भी आपको लग रहा है कि यार ये कुछ क्वेश्चंस बाहर के आते हैं, आपने अगर पूरा प्रिपरेशन किया हुआ है तो दैट मींस कि वो सबके लिए बाहर के हैं, तो फिर आप पैनिक क्यों? आपके लिए एग्जाम, सपोज करो कि मैं ऐसे मान लेता हूँ 4 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आते हैं सपोज करो, और आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस में हो कि ये तो बाहर के हैं यार, मैंने पूरी तैयारी की हुई है, बाहर के सवाल, तो अब आपके लिए एग्जाम अल्टीमेटली 700 का ही हो गया ना, और लगभग हर बच्चे के लिए वही हो गया अगर बाहर का है तो। और ऐसा कुछ होता है तो एनटीए को फिर एप्लीकेशन जाती है और वो उसको रिवाइज भी करते हैं। तो उन 4 क्वेश्चन के चक्कर में अपना रूटीन रिदम खराब ना करें, है ना।
रूटीन रिदम खराब ना करें। अपना पेपर जैसी आपकी प्लानिंग है, जो आप सोचते हो कि इस पर्टिकुलर मेथड के तहत मैं एग्जाम देता हूँ, उसको कंटिन्यू दें, इन चीज़ों के चक्कर में ना पड़े। और कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि बोनस हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखो बेटा, आपका काम नहीं है। आप अपनी कैपेसिटी में जो बेस्ट कर सकते हो वो करो। आप ये मत सोचो बोनस होगा, आउट ऑफ सिलेबस है। आपको आता है ठीक, नहीं आता तो आप उसको छोड़ के आओ। जो आपको आ रहा है उसे अच्छे से करके आओ। सर, आपका 18 साल का इस इंडस्ट्री में, कोचिंग इंडस्ट्री में बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। तो स्टूडेंट्स इन दिनों में बेसिकली सबसे बड़ी गलती कौन सी करते हैं जो उनका स्कोर गिरा देगी एग्जाम वाले डे? एग्जाम वाले डे में मैम एक्चुअली मैंने अभी जो लास्ट पॉइंट डिस्कस किया ना, कि पहले बात तो प्लान नहीं होती चीज़ें उसकी। तो अगर आप रैंडमली पेपर अटेम्प्ट करने जाओगे, मतलब देयर इज नो प्लानिंग, कि आपने कुछ सोचा ही नहीं कि मैं कैसे पेपर अटेम्प्ट करूँगा या करूँगी, और आपने मॉक टेस्ट भी वैसे ही दिए थे, आपने अपने इंस्टीट्यूट्स के एग्जाम भी वैसे ही दिए थे, तो वो तो देखो मैम, वो बच्चा लास्ट तक घबराता ही रहता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता ना कि मेरा स्कोर क्या रहेगा। उसके स्कोर्स है ना इंस्टीट्यूट में भी ऐसे फ्लक्चुएट करते हैं, कभी अच्छा आ जाता है, कभी पेपर उसके अकॉर्डिंग हो गया तो अच्छा आ गया, कभी वो डाउन चला जाता है। तो पैनिक वाली सिचुएशन ज़्यादातर उन बच्चों के साथ आती है जो प्लानिंग करके नहीं जा रहे। प्रिपरेशन कंप्लीट की। प्रिपरेशन का भी थोड़ा पॉइंट है, थोड़ा ये भी है कि मुझे पता ही नहीं पेपर कैसे अटेम्प्ट करूं। अब सपोज करो कि मैंने जैसे ओपन किया फिजिक्स का क्वेश्चन हाँ पेपर, सर, खुल फिजिक्स गया। का पेपर बच्चों के लिए बड़ा डिफिकल्ट रहता है। हाँ, अब मान लो वो खुल गया। अब मेरी कोई प्लानिंग ही नहीं है। मेरा प्लानिंग ये है कि फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा और लास्ट क्वेश्चन तक पहुंच जाऊंगा, ऐसे करते करते। तो ये कोई प्लानिंग नहीं होती, इस तरह से आप पेपर नहीं दे सकते। आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। जैसे कई बच्चे क्या करते हैं कि पूरा पेपर थोड़ा सा मतलब देखते हैं एक बार कि कौन कौन से इजी क्वेश्चन है, या पहले मैं इजी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, ताकि मेरा रिदम बन जाए, मोमेंटम बन जाए, पॉजिटिविटी आ जाए थोड़ी सी। तो इजी क्वेश्चन आप पहले कर लो। जो क्वेश्चन आपको लग रहे हैं कि बड़े टफ हैं, समझ ही नहीं आ रहे हैं, या जिनको लग रहा है कि थोड़ा टाइम देना चाहिए, उन पे गोला मार लो, सर्कल कर लो, ताकि बाद में देख लें जब टाइम बचे। क्योंकि मेनली आपका एग्जाम है ना स्पीड और एक्यूरेसी का है। अब इसमें क्या होता है ना मैम, क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, 180 क्वेश्चन है। इस बार एनटीए ने थोड़ा 15 मिनट एक्सटेंशन दिया है, तो ये अच्छी बात है। बाकी 180 क्वेश्चन है। सोचो आप या मैं भी पेपर देने जाएंगे ना, और इतने सारे क्वेश्चन है, और शुरुआत में ही थोड़ा लड़खड़ा जाएंगे, तो फिर यार लगेगा कि यार इतने सारे क्वेश्चन से मैं तो शुरू में ही गिर रहा हूँ, नेगेटिविटी। हाँ अब क्या होगा, तो वो, और फिर उस समय तो फिर बहुत सारी चीजें होती हैं। तो थोड़ा सा भाई हम तो यही सिखाते थे बच्चों को कि यार आप जब पेपर दे रहे हो, मॉक टेस्ट दे रहे हो या आपके कोचिंग के टेस्ट दे रहे हो, तो कुछ प्लानिंग रखो, है ना, कोई एक मेथड रखो कि दिस इज द वे कि भाई मैं ऐसे एग्जीक्यूट करूंगा या मैं ऐसे चीजों को हैंडल करने वाला हूँ। पहले इजी कर लिया, फिजिक्स की इजी क्वेश्चन कर लिए, केमिस्ट्री की इजी कर लिए, और बायो की इजी कर लिए। उसके बाद आप देखो कि मॉडरेट पे आ जाओ, क्योंकि हर पेपर जो होता है ना, हम इतने सालों से पेपर देख रहे हैं, तो ये मान के चलिए आप कि लगभग 60-65% पेपर इजी आता है, पर वो लाइन से नहीं आएगा इजी कि भाई इजी मॉडरेट टफ, इस तरह से नहीं होता सीक्वेंसिंग। यू हैव टू सेलेक्ट, आपको ढूंढना, आप ढूंढिए इजी क्वेश्चंस कहाँ हैं। तो पहले 60% पेपर पे कमांड कर लो अपनी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और उसके बाद जो मॉडरेट है कुछ परसेंट आप मॉडरेट मान लो। टफ बहुत कम रहता है, मतलब लगभग 10-15% पेपर क्वेश्चन जो है वो टफ आता है, तो आप उसको लास्ट के लिए रखो ताकि आपका टाइम का बेटर यूटिलाइजेशन हो जाए। तो ये सिचुएशन उस बच्चे के साथ कभी नहीं आएगी जो बच्चा पूरी प्लानिंग के साथ ले जाए। अब आप प्लान ही नहीं हो, अनप्लान्ड हो, तो फिर मैं तो कहूँगा कि आप एक एक्सपीरियंस लेने जा रहे हो, आप एक्सपीरियंस लीजिए और आ जाइए, टेंशन मत लीजिए, आप फिर नेक्स्ट ईयर की तैयारी कीजिए। सो फिजिक्स के लिए स्पेशली आप क्या बताना चाहेंगे कि फिजिक्स के लिए उनको क्या करना चाहिए? हाँ देखो, फिजिक्स में जैसा मैं देख रहा हूँ ट्रेंड या जैसा एग्जाम का पैटर्न है, तो लगभग 30 चैप्टर्स हैं हमारे, लगभग 11th और 12th को मिला के छोटे छोटे सारे चैप्टर मिला तो अप्रॉक्स मान लेते हैं 30 चैप्टर। अब नीट में क्या होता है ना, 45 क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत सिंपल सा ये लॉजिक है कि वो सारे चैप्टर्स को कवर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कोई भी चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता कि सपोज आपने, जैसे मैं एक चैप्टर का नाम लेता हूँ, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स होता है, रोटेशनल मोशन, जो बहुत टफ माना जाता है, मैकेनिक्स का चैप्टर है और बड़ा भी होता है काफ़ी। ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है, तो कई बार बच्चों को लगता है ये बड़े चैप्टर है तो बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, वैसा नहीं होता। क्वेश्चन उसको लगभग एक दो ही देने होते हैं, क्योंकि 45 क्वेश्चन है, सही बात है, 30 आपके चैप्टर्स हैं, तो क्वेश्चन तो सारे चैप्टर से आने वाले हैं। तो एक तो बच्चा ये गलती ना करे कि किसी चैप्टर को छोड़ के चला जाए। ओके,
छोड़ना नहीं है। आपने छोड़ा तो बेटा क्वेश्चन उससे लगभग आएगा। आएगा ही आएगा। आप ठीक है उसको बहुत डीप में मत करिए, लेकिन कम से कम उसके फॉर्मूले, उसके इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स, कम से कम इनको तो देख के जाइए, ताकि अगर उसका क्वेश्चन आता है तो वो वैसा ही आएगा, आप उसको फॉर्मूले से या स्टेटमेंट से कर लोगे। दूसरा ये है कि कई बार बच्चों को लगता है कि जो टफ क्वेश्चन है उनकी तैयारी करनी चाहिए मुझे। डेफिनेटली करो, लेकिन उसकी तैयारी के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप किसी चैप्टर को, किसी टॉपिक को स्किप कर दो। वो नहीं होना चाहिए। बहुत डीप में आप जाने के चक्कर में, क्योंकि टाइम आपको देना पड़ेगा, तो वो टाइम आपको थोड़ा सा संभाल के रखना होता है। और मैं तो यही कहूँगा कि आप पूरे चैप्टर्स को अगर केवल उसकी फॉर्मूला, स्टेटमेंट, है ना, इन चीज़ों को भी देख के चले जाते हो ना, तो भी काफ़ी अच्छा स्कोर हो जाता है। और जैसा कि मैंने लास्ट क्वेश्चन में आंसर किया, आप पहले ऐसे क्वेश्चंस उठाइए जिनमें आपको कॉन्फिडेंस हो। देखते हैं आपकी आंखें चमक उठे, यार ये क्वेश्चन तो मेरे से हो जाएगा, मेरा किया हुआ सवाल है, तो आप उसको पहले कीजिए। जो आपको समझ ही नहीं आ रहा है उसको लास्ट के लिए छोड़िए। तो इस तरीके से आप पेपर अटेम्प्ट कीजिए, और डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने अच्छे से पेपर, मतलब आप तैयारी की है ना, आराम से निकलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। बच्चे स्कोर करते हैं, अच्छा स्कोर करते हैं। थैंक यू सो मच सर। एक बोनस क्वेश्चन हम बच्चों के लिए लास्ट में पूछना चाहते हैं कि ये क्वेश्चन हम सबके लिए ही छोड़ दिया है कि अगर आज आपको एग्जाम देने जाना पड़ता, मान लीजिए नीट का, तो आपने डेफिनेटली, मान लीजिए आप बच्चे हैं तो कोई ना कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखी होगी, आपने पूरे साल टेस्ट भी दिए होंगे, तो एग्जाम डे पर आपके कैसे एफर्ट्स आप लगाते, क्या आइडियल तरीका होता पेपर को सॉल्व करने का? तो कुछ आप बच्चों को पॉइंट्स बताइए। हाँ मैम, अच्छा क्वेश्चन है, और ये बच्चों को बताता भी रहता था। जैसे अभी जहाँ भी मैं पढ़ा रहा हूँ तो उन बच्चों को भी मैं ये बताता हूँ। और वो एग्ज़ाम चाहे नीट का हो, मेंस का हो, एडवांस का हो, सबसे पहले तो जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप जहाँ भी तैयारियाँ कर रहे थे, आपने 1 ईयर 2 ईयर जितना भी जो भी आपने क्लासरूम प्रोग्राम लिया हुआ है, तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो सीखनी चाहिए थी वो देनी चाहिए थी, हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। कैसे अटेम्प्ट करोगे पेपर को, क्योंकि अल्टीमेटली आप जो भी पढ़ रहे हो क्लास में, या जो भी आप होमवर्क करते हो, जो भी चीज़ें आप कर रहे हो, अल्टीमेटली आपको टेस्ट देंगे, है ना, वो एग्जाम में जाके आपका टेस्ट होना। अगर आप वहाँ एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपको पता है कि आगे तो चीज़ें प्रॉब्लम है। सपोज मेरे को बहुत नॉलेज है पर मैं उसको टेस्ट में एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा, मेरा स्कोर ही नहीं आ रहा। मुझे सब्जेक्ट तो आता है लेकिन स्कोर नहीं कर पा रहा, न्यूमेरिकल मेरी प्रॉब्लम चल रही है। तो जो भी दिक्कतें रहती हैं, बच्चों को हम यही बोलते हैं कि बेटा आप हर टेस्ट एनालाइज कीजिए, जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ है उस पर सर्कल करो, उस पर रीजन लिखो कि मुझसे क्वेश्चन क्यों नहीं हुआ, है ना। बहुत सारे कारण है कि मुझे टॉपिक ही नहीं आता था, मैथमेटिकल मिस्टेक हो गई, ओएमआर में गलत फिल कर दिया, या मैंने पढ़ा ही नहीं क्वेश्चन, या टाइम की प्रॉब्लम थी। तो मैं अगर एक स्टूडेंट होता ना, तो मैं हर एग्जाम, मतलब हर मेरा जो टेस्ट पेपर होता उसके बाद मैं बैठता, पेपर को एनालाइज करता, दोबारा अटेम्प्ट करता, उसके बाद जो क्वेश्चन मुझसे नहीं हुए उन पे रीजन लिखता कि क्यों नहीं हुए, और पेपर दर पेपर उन चीज़ों को मैं सुधारता। तो ऐसा करते 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 सेशन के एंड तक मैं इतना कॉन्फिडेंस में आ जाता कि ठीक है यार, अब किसी भी तरह का पेपर आएगा, मैं मेरी जो कैपेसिटी है उसमें बेस्ट देने वाला हूँ, और मैं डरता नहीं उसमें। अब डरते हुए बच्चे हैं थोड़ा सा, जो या तो प्रिपरेशन थोड़ा सा कम रह गया उनका, या वो इस तरीके से तैयार ही नहीं हो पाए कि इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट कर सके। तो ठीक है, उसमें पैनिक होने वाली बात नहीं, डरने वाली बात नहीं। अब आप एक दिन में तो ओवरनाइट तो ये चीज़ कर नहीं पाओगे, है ना। तो पेपर से पहले अब जैसे जो भी हो गया है, जो भी आपको लगता है, उस चीज़ को अच्छे से एग्जीक्यूट अगर आप करना चाहते हो तो बस कोशिश ये करो कि कॉन्फिडेंस आपका ना गिरे। लास्ट टाइम पे अगर कॉन्फिडेंस आपका डाउन जाएगा तो बेटा जो आता है ना वो भी आप नहीं कर पाओगे। और ऐसे मेरे पास काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि बच्चे लगातार कनेक्टेड रहते हैं ना। तो एक बताता हूँ मैं, सिंपल सा एक मेरे पास एग्जाम्पल रहता है, बच्चों को बोलता भी कि एक स्टूडेंट थी जो बहुत अच्छा कर रही थी, और लगभग मान के चलो थ्रू आउट द सेशन वो टॉप 10 में ही रहती थी। ये कोविड के टाइम की बात है, जब कोविड आया था। तो उस समय क्या हुआ कि कोविड आया, कोविड आने से एग्जाम्स आपके शिफ्ट हुए, और वो इतने शिफ्ट हुए कि एग्जॉस्ट हो गया बच्चा। सही बात है। तो वो भी एग्जॉस्ट हो गई प्रिपरेशन करते करते, और लास्ट के 2 मंथ में उसकी स्थिति ये हो गई कि उसने गिव अप कर दिया, जबकि वो बच्ची टॉप 10 में चल रही थी पूरे इंस्टीट्यूट में। तो उसने गिव अप कर दिया कि
सर मुझसे नहीं होगा। उसका सीधा ये बोलना था मुझसे नहीं होगा। तो बेटा आपसे यही मुझे कहना है कि गिव अप नहीं करना है। और मैंने भी समझाया, बहुत सारे हमारे टीचर्स ने भी उसको समझाया, उसने एग्जाम भी दिया था, थोड़ा से मार्क्स कम रह गए थे उसके, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो नहीं कर सकती थी, वो कॉन्फिडेंस उसका चला गया। तो लास्ट में हम आपको ये एडवाइस देते हैं बेटा कि कॉन्फिडेंस रखिए। अगर आप अपने इंस्टीट्यूट में 550 से 600 मार्क्स ला रहे हैं ऑन एन एवरेज, तो दैट मीन्स आप 650 तक इजीली पहुंच जाओगे, क्योंकि कोई भी जो इंस्टीट्यूट होता है वो पेपर का लेवल अच्छा रखता है, नीट के लेवल से बढ़िया लेवल रखता है। तो 550 से ऊपर वाले जितने भी स्टूडेंट हैं मेरी नज़र में वो सब क्रैक कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस में रहिए, ऐसा नहीं कि उससे नीचे वाला नहीं कर सकता, लेकिन उसको बहुत अच्छा करना पड़ेगा लास्ट में। तो 550 प्लस वाले जितने बच्चे हैं ना, मैं उनको सीधा सीधा बोलता हूँ कि आप सब अभी सिलेक्शन की रेस में हो, कॉन्फिडेंस रखिए और कोशिश कीजिए कि जो आपको आता है प्रॉपर एग्जीक्यूट आप करके। मैं एज ए स्टूडेंट यही करता, यही मेरी एडवाइस है बच्चों के लिए। So thank you so much सर, इतने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपने बताए बच्चों को, एंड आई होप आप सब लोग बहुत बेस्ट करने वाले हो अपने फ्यूचर में। एग्जाम वाले डे भी आप लोग बहुत अच्छा करने वाले हो, और ऐसी ही सीरीज हम आने वाले टाइम पे बच्चों आप लोगों के साथ डिस्कस करते रहेंगे। सर नेक्स्ट टॉपिक हम किस पे बात करने वाले हैं, हम बच्चों को अभी से बता देते हैं। नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे, जैसे ये एग्जाम जैसे खत्म होगा तो इस ईयर के जितने भी एग्जाम्स हैं, जेईई मेंस, एडवांस और नीट, अपना जो बड़े एग्जाम्स हैं वो फाइनलाइज हो गए हैं जी। तो इसके बाद जो न्यू सेशन हमारा आ रहा है, तो काफी सारे बच्चे कोचिंग्स करते हैं। तो 11th कुछ बच्चे 11th से स्टार्ट हो जाते हैं, कुछ बच्चे 12th में, कुछ अपने रिपीटर्स के होते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा जो डिस्कशन होगा, तो हम उनके लिए कुछ डिस्कशन इस तरह का रखेंगे कि आने वाले समय में किस तरीके से वो बेहतर तरीके से पढ़ के, और जो भी उनका टाइम टारगेट है कि 1 ईयर 2 ईयर, वो अपने एग्जाम को फाइट कर सके, और जो भी रिजल्ट वो मन में लेके आए, सोच के आए, वो उनको मिल सके। इस तरह से हम कुछ प्लान करने वाले हैं। नेक्स्ट सेशन में हम उनको बढ़िया से अच्छी स्ट्रेटजी बना के देंगे, एक अच्छा सा मेथड बताएंगे, और डूज एंड डोंट्स बताएंगे कोचिंग्स में क्या करना है क्या नहीं करना है। तो न्यू सेशंस के लिए जो बच्चे आने वाले हैं या आ गए हैं इस एग्जाम के बाद में, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। सो एट लास्ट स्टे ट्यून्ड फॉर सच मोर वीडियोस, और आप बीएसएस सर को भी डायरेक्टली यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कोई आपके जेन्युइन क्वेश्चंस हो, आपकी फैमिली में, रिलेटिव्स में बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड कोई बात पूछनी हो, तो आप सर को डीएम करके पूछ सकते हैं, मुझसे भी आप पूछ सकते हैं, या हमारे वीडियो पे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और at last we wish you all the very best for your bright future, my dear students. Thank you for watching and subscribe Future Genius YouTube channel.